अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या डेटा सिर्फ चुनाव जिताने का एक हथियार है, या फिर क्या ये जनता और सरकार के बीच एक पुल भी बन सकता है। मैं माइका गोवर्धन रेड्डी हूं और हमारा मानना है कि डेटा इंजीनियरिंग का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि शासन को बेहतर बनाना है। तो आज हम एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी देखेंगे, लेकिन ये कहानी शब्दों से नहीं बल्कि आंकड़ों से कही जाएगी। एक ऐसी कहानी जो हमें जमीनी हकीकत के बेहद करीब ले जाएगी। आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में है मथुरा, विधानसभा क्षेत्र संख्या 84। चलिए इसके चुनावी आंकड़ों की गहराई से पड़ताल करते हैं। देखिए, इस पड़ताल को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम मथुरा की आत्मा को समझेंगे, फिर 2022 के जनादेश को डिकोड करेंगे, उसके बाद पिछले 7 चुनावों की यादों में झांकेंगे, जनता की शिकायतों की असल वजहों को समझेंगे और फिर इन सब के आधार पर शासन का एक खाका और उसे लोगों तक पहुंचाने की योजना पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मथुरा, एक ऐसा नाम जिसमें 2 दुनियाएं बसती हैं। एक तरफ ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, तो दूसरी तरफ ये एक ऐसी शहरी ग्रामीण सीट है जहां लोगों का रोजमर्रा का जीवन जमीन से जुड़े संघर्षों से भरा हुआ है। 2022 में यहां लगभग 4,60,000 मतदाता थे। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 4,60,000 आवाजें हैं। और डेटा के जरिए इन्हीं आवाजों को समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक वोट एक उम्मीद है, एक शिकायत है, अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो सवाल यह है कि इन मतदाताओं के जीवन को कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है खेती से जुड़ी परेशानियां। गन्ने का भुगतान जो अटक जाता है, पानी की कमी जो फसलें सुखा देती हैं, फिर ग्रामीण बेरोजगारी की चिंता, सड़कों और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे की कमी, और हां, सार्वजनिक सेवाओं में कहीं ना कहीं एक भेदभाव की भावना। और इन सब के ऊपर बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था। ये वो चिंताएं हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर। 2022 के चुनाव में जो नतीजे आए वो सचमुच चौंकाने वाले थे। सवाल ये है कि उनका मतलब क्या है। क्या वो सिर्फ एक लहर थी या फिर उसके पीछे कोई गहरा पैटर्न छिपा हुआ है। ये पहला आंकड़ा देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मिले 60.26% वोट, 60% से ज्यादा। ये एक तरफा जनादेश है। और अब उनके मुख्य प्रतिद्वंदी को देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ 7.01% वोट, 60% और 7%। दोनों के बीच का फासला बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि सवाल उठना लाजमी है। यानी जीत का अंतर 53% पॉइंट से ज्यादा का था। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, इसे एक राजनीतिक भूस्खलन कहना ज्यादा सही होगा। और हमारा काम यही समझना है कि आखिर ये इतनी बड़ी खाई क्यों और कैसे बनी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात देखिए, यहां का मतदान प्रतिशत ये धीरे धीरे बढ़ा है। 90 के दशक में जहां सिर्फ 37% लोग वोट डालते थे, वहीं 2022 में यह आंकड़ा 57% तक पहुंच गया। तो अब रणनीतिक सवाल क्या है? सवाल यह है कि ये नए वोटर कौन है और इस बढ़े हुए मतदान का फायदा आखिर किस पार्टी को मिल रहा है। एक बात साफ है, 2022 का ये नतीजा अचानक नहीं आया। 53 पॉइंट्स का फासला रातों रात नहीं बनता। इसकी जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और पिछले 7 चुनावों के बदलते पैटर्न को ध्यान से देखना होगा। पिछले 3 दशकों में मथुरा की राजनीति ने कई अहम मोड़ देखे हैं। मिसाल के तौर पर 1993 में बीजेपी ने लगभग 49% वोट के साथ एक मजबूत जीत हासिल की थी। फिर 2012 आते आते मुकाबला बिखर गया, 3 तरफा हो गया। इसका फायदा मिला कांग्रेस को, जो सिर्फ 27% वोट पर जीत गई। लेकिन 2022 तक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। बीजेपी ने न सिर्फ जोरदार वापसी की, बल्कि अपना वोट शेयर 60% के भी पार पहुंचा दिया। ये एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। ये टेबल कहानी को और भी साफ कर देती है। जरा 2012 पर नजर डालिए, जीत का अंतर सिर्फ 0.25% था, बिल्कुल कांटे का मुकाबला। और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर था 26% से ज्यादा। अब 10 साल बाद 2022 में देखिए, सपा का वोट शेयर गिरकर सिर्फ 7% रह गया और जीत का अंतर 41% से भी ज्यादा हो गया। देखिए, ये सिर्फ एक उम्मीदवार की हार नहीं है, ये एक प्रणालीगत बदलाव है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने अलग अलग वोटिंग समूहों को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ा है। ये उनकी संगठनात्मक ताकत और चुनावी नैरेटिव पर उनके नियंत्रण को दिखाता है। तो सवाल यह है कि ये प्रणालीगत बदलाव जमीन पर कैसा दिखता है। लोगों की शिकायतों को अगर सच में समझना है तो हमें वहां के सामाजिक ताने बाने को और गहराई से समझना होगा।
देखिए, इस तरह का विश्लेषण करते समय एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारा संविधान हर वोटर को एक गरिमा देता है, एक आवाज देता है। हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े दिखाना नहीं है, बल्कि लोगों के असली मुद्दों को समझकर एक सूचित और जिम्मेदार सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देना है। चलिए अब मथुरा की अनुमानित सामुदायिक संरचना को देखते हैं। यहाँ लगभग 20 से 25% अनुसूचित जाति, 15 से 20% यादव, 10 से 15% मुस्लिम, करीब 10% जाट और बाकी सवर्ण और अन्य समुदाय हैं। ये संरचना समझना जरूरी है क्योंकि इससे हमें अलग अलग वोटिंग समूहों और उनकी खास चिंताओं को जानने में मदद मिलती है। आंकड़ों को एक मानवीय चेहरा देने के लिए जरा एक किसान की आवाज को महसूस कीजिए। खेतों का पानी तो सूख जाता है साहब, पर वादे कभी नहीं सूखते। ये एक लाइन जाट और यादव किसान समुदायों के कृषि संकट की गहरी पीड़ा को बयां कर देती है। और अब एक युवा की आवाज सुनिए। हमें यहां नौकरी चाहिए, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, हमारे भविष्य के लिए। ये आवाज अनुसूचित जाति और ओबीसी युवाओं के बीच फैली ग्रामीण बेरोजगारी और अवसरों की कमी के बड़े मुद्दे को उजागर करती है। तो ठीक है, हमने समस्या का विश्लेषण तो कर लिया, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। हमने एक रणनीतिक ढांचा तैयार किया है जिसे हमने नाम दिया है चतुर्मुख सिद्धांत। ये शासन का एक ऐसा मॉडल है जो 4 प्रमुख दिशाओं में एक साथ काम करता है ताकि नेतृत्व और जनता के बीच की खाई को पाटा जा सके। तो क्या है इस चतुर्मुख रणनीति के 4 स्तंभ? पहला, गांव और किसान का उत्थान। दूसरा, सामाजिक न्याय और सबको साथ लेकर चलना। तीसरा, पारदर्शी स्थानीय शासन। और चौथा, मथुरा के गौरव को राष्ट्रीय सद्भाव से जोड़ना। हर स्तंभ वोटरों की चिंताओं के एक अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए हिस्से को संबोधित करता है। लेकिन देखिए, कोई भी अच्छी रणनीति सिर्फ कागज पर ही नहीं रहनी चाहिए, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि इस संदेश को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए एक ठोस, समय पर आधारित योजना क्या हो सकती है। इसे हम 90 दिनों की एक सीढ़ी कह सकते हैं। पहले 30 दिन लोगों तक पहुंचना और उनकी शिकायतों को दर्ज करना, जैसे शिकायत कियोस्क लगाकर या किसान महापंचायत के जरिए। अगले 30 दिन गठबंधन बनाना और लोगों से एक रिश्ता कायम करना। और आखिरी 30 दिन बूथ स्तर पर तैयारी और घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना। और हाँ, आज के दौर में जमीनी अभियान को डिजिटल ताकत देना बहुत जरूरी है। जैसे व्हाट्सएप, जो अभी असंगठित तरीके से इस्तेमाल होता है, उसे व्यवस्थित ब्रॉडकास्ट और वॉइस नोट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंस्टाग्राम पर सिर्फ व्यक्तिगत पोस्ट नहीं, बल्कि मुद्दों पर केंद्रित रील्स और लाइव सवाल जवाब, ताकि लोगों से सीधी बातचीत हो सके। और यहाँ एक बात फिर से कहना बहुत जरूरी है, मतदाता की जानकारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारत के डेटा सुरक्षा कानूनों के तहत किसी भी डेटा का इस्तेमाल करते समय लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। मकसद हमेशा जनता की बेहतर सेवा करना ही होना चाहिए। तो अंत में सवाल वही है, क्या सुनने, योजना बनाने और उसे लागू करने की एक प्रणाली वाकई में 53% पॉइंट्स के इतने बड़े अंतर को पाट सकती है? हमारा मानना है कि ये अंतर कोई स्थायी बाधा नहीं है। ये उन परिस्थितियों का एक नतीजा है जिन्हें शासन के लिए एक व्यवस्थित और जन केंद्रित दृष्टिकोण के जरिए बदला जा सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategy.ai पर ईमेल करें या 08042041602 पर कॉल करें। हमारा लक्ष्य है राजनीति से परे उद्देश्य।